जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उन सभी के लिए जीके जीएस की ये रिवीजन क्लास है जो कि हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चनों को किया है। उनमें से बिल्कुल इजी 50 क्वेश्चन हैं और आप बताएंगे कि आज आपका स्कोर क्या होता है। और देखो, मैं आपको बता दूं, आज कंपलसरी है दोस्त, किसी भी दोस्त का 40 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। क्योंकि अगर 40 से कम हो रहा है इतने इजी क्वेश्चनों में तो फिर यार गाड़ी गड़बड़ में है, ठीक है ना। आज की ये रिवीजन क्लास है आपकी, आज ये टेस्ट क्लास है। आप बताएंगे कि आपका 40 प्लस हो पा रहा है या नहीं स्कोर हो पा रहा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये नारा दिया गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ना। इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, देखो नारी शक्ति, तो नारी शक्ति मतलब शक्ति घाट। शक्ति घाट जो है वो इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे, और आज जल्दी करेंगे, 30 मिनट के अंदर सभी प्रश्नों को करना है। देखो यहाँ दिया है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। देखो ये आपके ये मैं कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, करंट अफेयर कहने वाला था। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका सही जवाब पानी हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पानी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा पूछा गया है कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखो भैया, गाजर में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो याद रखना विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा, विटामिन ए पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखना है। और बाद बाकी विटामिन सी, विटामिन के ये सब होते हैं, लेकिन विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर के अंदर। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि भारत की आर्थिक राजधानी या सपनों का शहर मुंबई को बोला जाता है ना। तो आपने बिल्कुल सही जवाब कर दिया होगा इसका। अब देखो, भारत की वैसे तो जो राजधानी है वो दिल्ली है, जो कि 1911 में बनी थी। कब बनी थी, 1911 में स्थानांतरित हुई थी 1912 में। इससे पहले ये कहाँ थी, कोलकाता में थी। पहले कहाँ थी, कोलकाता में थी। तो ये भी ध्यान रखना है, इतने से पहले 1911 से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा कौन है। तो देखो, वर्तमान में उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा के कौन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो यहाँ पे हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है बताओ। अभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी। देखो यहाँ पे श्री हरिवंश नारायण सिंह दिया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये कौन है, ये उपसभापति हैं। ये कौन है, ये उपसभापति हैं। तो इनको भी देखो दोस्त ध्यान रखना। सभापति आपके जो उपराष्ट्रपति जी हैं, और उपसभापति जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। ओम बिरला जी कौन है बताइएगा। ओम बिरला जी अभी वर्तमान में कौन है। तो याद रखना है, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर हैं वो आपके ओम बिरला जी हैं। तो इनको भी ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखना वो हैं राजीव कुमार जी। कौन है, राजीव कुमार जी। तो उनको भी देखो दोस्त ध्यान में रखना है, यहाँ पे दे भी रखा है नाम, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि राज्यपाल, राजधानी, उनके मुख्यमंत्री जो सीएम है वो, ये सब आप याद रखना। और जब प्रदेश को खोलो, प्रदेश का पूरा पढ़ो डाटा कि कौन राज्यपाल, कौन मुख्यमंत्री और कहाँ पर है, तो ये सब पढ़ने के साथ साथ आपको वहाँ पे जो जीआई टैग दिए गए हों, जो उस राज्य को जीआई टैग दिए गए हों, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है ना। आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि अभी एसएससी जीडी का वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और पेपर भी होने वाला है ना। वैकेंसी आ चुकी हैं तो पेपर हो ही जाएगा जनवरी तक। तो ये आप अपने जीआई टैग भी
कंफर्म कर लेना। देखो मिजोरम राज्य के यहाँ पे राज्यपाल पूछे गए हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो हैं श्री हरि बाबू जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ना। अब यहाँ पे देखो और भी दे रखे हैं, जैसे कि CP राधाकृष्णन जी दे रखे हैं। ये बताओ कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? कौन से राज्य के? तो याद रखना ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कौन? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगर मैं आपसे मिजोरम के CM पूछूं तो आप क्या बताएंगे? बताओ, मिजोरम का अगर मैं आपसे CM पूछूं तो आप क्या बताएंगे? लाल दुहोमा जी हैं। कौन है? लाल दुहोमा जी हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और महाराष्ट्र के जो वो हैं कौन? CM कौन है बताओ? महाराष्ट्र के। तो याद रखना महाराष्ट्र के जो CM हैं वो है एकनाथ शिंदे जी। कौन है? एकनाथ शिंदे जी। देखो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो इनको भी याद रखना है दोस्त, है ना। ये आपसे हो सकता है कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो कौन हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो देखना, याद रखना दोस्त, वो आपके हो जाएंगे जनरल मनोज पांडे जी। कौन हो जाएंगे? जनरल मनोज पांडे जी। देखो जो वायुसेना है ना, वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं वो आपके हो जाएंगे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ठीक है ना, ये आपके वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे, ये भी याद रखना। और नौसेना के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा, नौसेना के अध्यक्ष, तो आप क्या बताएंगे? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज मुझे एक बच्चे ने मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि भैया सबसे अच्छा तरीका आपका समझाने का लगता है। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरी बहन या भाई कौन था, मैंने उसमें नाम नहीं देखा सही से, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि कोई तो है जो मुझे समझ पा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो देखो पंजाब और हरियाणा की राजधानी आपकी हो जाएगी यहाँ पे चंडीगढ़। भाई जो यहाँ पे ऑप्शन ए जो चंडीगढ़ दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे बताओ दिसपुर जो है, दिसपुर किसकी राजधानी है? तो सभी तुरंत बता देंगे भैया ये असम राज्य की राजधानी है। दिसपुर जो है ये असम राज्य की राजधानी है। कोहिमा बताओ, तो कोहिमा तो बिल्कुल रटी पड़ी है भैया, ये नागालैंड की राजधानी है ना, जिसे 371A के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 371A के अकॉर्डिंग विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है। और साथ में वहाँ की जो राज्य की भाषा वो अंग्रेजी है ना। ये सब आपको पहले ही रटा पड़ा है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि कर्नाटक की राजधानी बता दो, चलो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी आप क्या बताओगे? बेंगलोर बताओगे भैया, है ना। क्या बताओगे? बेंगलोर बताओगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये तो मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पे आपका अनुच्छेद जो 29-30 है वो क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और यहाँ पे अनुच्छेद जो 18 दे रखा है, ये याद रखना, ये धर्म से संबंधित है ना, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी बोला है ना, संविधान की आत्मा भी बोला है। तो ये भी ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है वो महू में हुआ था। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल हैं, ये सब आपको पता है। कूनो नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी बोला जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बिल्कुल बेसिक हैं और हम लोगों को बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा समय नहीं देना है पेपर के अंदर। देखो यहाँ पे दिया है भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, या भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और देखो यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि 1975 में जब आपातकाल लगा था उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे वो 1975 में जब भारत में आपातकाल लगा था उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे। एक प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है कि भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो याद रखना 3 बार हो चुकी है। और एक प्रश्न और बनता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो मैं आपको बता दूं 1 बार भी नहीं हुई है, जिसे भुखमरी बोलते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला जो राजदूत थी वो कौन थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि ये कौन से देश में नियुक्त की गई थी, कौन से देश में राजदूत बनी थी? तो याद रखना ये रूस में बनी थी। कौन से? रूस में बनी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी दे रखा है, तो इनसे भी ध्यान रखना कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य की थी? तो याद रखना वो राज्य था उत्तर प्रदेश। क्या था? उत्तर प्रदेश। सुष्मिता सेन जी से भी याद रखना, इनसे भी पूछा जा सकता है। तो ये पता कौन थी? ये पहली मिस यूनिवर्स थी, ये पहली मिस यूनिवर्स थी। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा जी थी, जिन्हें शांति के लिए मिला था, है ना, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, है ना, देखो डायनामाइट का आविष्कार किया था ना 1901 में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है? सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना वो आपका हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो इंडिया गेट है ये कहाँ पर है? तो भैया ये तो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है ना। कहाँ पर? दिल्ली। देखो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, और कई हमारे दोस्त इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई में है। तो ये भी आप ध्यान रखना। देखो बुलंद दरवाज़ा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? शायद अकबर ने करवाया था ना भैया। किसने करवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और प्रश्न का जवाब आपका बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? सबसे बड़ा जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो भैया वो कच्छ का रण है। क्या होगा? कच्छ का रण होगा। और ये जो कच्छ है ना जिला, ये कौन से प्रदेश में है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कच्छ है ये कौन से प्रदेश में है? तो याद रखना ये गुजरात में पड़ता है भैया। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाएगा तो वो है महाराष्ट्र का ठाणे। मुंबई का ठाणे है ना जो, वो क्या है? वो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं फिर, कोई भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखो यहाँ पे पूछा गया है किसने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? और पूरी लाइन थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा। ये किसने कहा था? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना है कि ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। आपको ध्यान है ना, इनकी हिंद स्वराज्य और मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये सब पुस्तकें भी याद रखना महात्मा गांधी जी से। और ये जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने कहा था आराम हराम है। इन्होंने क्या कहा था? आराम हराम है। इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक जो थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी देखो यार याद रखना दोस्त, ठीक है ना। कोई भी अगर दिक्कत आए क्लास के बीच में तो मुझे ज़रूर बताना, और लाइव क्लास में आपको बहुत जल्द दोस्त करवाने लग जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल होगी, इनमें से खरीफ की जो फसल है वो कौन सी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल, देखो दोस्त एक बार पढ़ लेना। एक क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं पूछ लिया गया तो फंस जाओगे, है ना। तो देखो खरीफ की फसल और रबी की फसल, खरीफ की फसल आपकी एक तो चावल हो जाएगी यहाँ पे,
है ना। एक खरीफ की फसल चावल हो जाएगी, दूसरी आपकी मक्का होती है। अगर कोई गांव से बिलोंग करता होगा तो उन्हें पता भी होगा, इतने से समझ गए होंगे कि जो ज्वार है और क्या आपका बाजरा है, ये सब आपकी खरीफ की फसलें, मतलब कि जो अभी के टाइम पे, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे बोई जाती हैं या काटी जाती हैं, वो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। अभी मौसम क्या है, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और ये अगस्त, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और गेहूं जो है ये गर्मियों के दिनों में होता है ना, मार्च में कट जाता है। तो ये जो गेहूं है, चना है आपका, और चने के साथ में आपका वो आ जाता है, तिलहन आ जाता है, ठीक है ना, तिलहन आ जाता है। ये सब आपकी रबी की फसलें होती हैं। तो खरीफ की फसलें और रबी की फसलों में अब कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए कि दोस्त आपको दिक्कत हो गई। देखो यहाँ पे पूछा गया हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। जो हावड़ा ब्रिज है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा कोलकाता। वो क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी नदी पर स्थित है तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना ये हुगली नदी पर है। कौन सी भैया, हुगली नदी पर है। और ये एक स्टील ब्रिज है, ये एक स्टील ब्रिज है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, किनके बीच हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना कलिंग की जो लड़ाई है वो 261 ईसा पूर्व हुई थी। कब, 261 ईसा पूर्व हुई थी। सम्राट अशोक और कलिंग देश के राजाओं के बीच में हुई थी, ये भी याद रखना। और जब इन्होंने अशोक ने देखा कि वहाँ पे लगभग 1 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया और लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, तो ये सब देख के इनका हृदय जो था एकदम से पिघल गया कि इतना सब पाप इसका कौन होगा भागीदार। तो इन्होंने फिर हथियार ना उठाने की कसम खा ली और फिर इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे यार। और देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले कब रखा गया था। ये तो मैंने उस दिन बताया था आपको, शायद परसों की क्लास में यही बताया था कि कब रखा गया था और किसने रखा था, है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका 1541 हो जाएगा। और किसने रखा था तो वो भी याद रखना, शेर शाह सूरी ने नाम रखा था। किसने, शेर शाह सूरी ने रखा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। देखो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना 1990, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन दे रखे हैं, चलो यहाँ पे और भी ऑप्शन जो दे रखे हैं उनसे भी संबंधित समझते हैं चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे दिया है 1950 में योजना आयोग का आरंभ हुआ था, योजना आयोग। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था। इसका जो अध्यक्ष होता है मेन, वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जिसका नाम अब शायद नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है बदल के। तो ये भी आप ध्यान में रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1951 में स्टार्ट हुई थी और ये विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र पर आधारित थी। इस पे किस क्षेत्र पे ज़्यादा जोर दिया गया था, तो कृषि के क्षेत्र पर जोर दिया गया था। और दूसरी जो थी वो उद्योग के क्षेत्र पर जोर दिया गया था। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि किस मॉडल पर आधारित थी, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि किस मॉडल पर आधारित थी। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति है वो कब लागू की गई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना सही जवाब 1793। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल सही जवाब 1793 हो जाएगा। और अपने इस छोटे भाई को या बड़ा भाई जो भी मानते हो, जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो इस क्लास को लाइक कर ही देते हैं। अगर आप मेरे साथ आज नए जुड़े हैं तो एक बार प्लीज़ भाई इस क्लास को यार लाइक वाला बटन दबा के मुझे सूचित करना और क्लास को लाइक कर देना। और थोड़ा अगर हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, शेयर कर देना यार। इस क्लास को तो वायरल करा ही देना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्लो। मैं आपको वाकई में बहुत प्यार करता हूँ और आप भी अपने भाई को यार थोड़ा सा प्यार
दिखाएं कि आप अपने भाई को कितना सपोर्ट करते हो। देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? देखो 8-8-8 सभी में दे रखा है, बस अगस्त जून और मार्च का फ़र्क है, बाद बाकी 1942 भी दे रखा है। यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या लगाएंगे सही जवाब। तो आपका 8 अगस्त 1942 जो है वो दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है, कौन सी नदी पर है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताऊं, हीराकुंड बांध जो आपका है ये तो उड़ीसा में है ना। उड़ीसा में आपकी कौन सी नदी है? महानदी है। कौन सी? महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में एक चिल्का नदी भी तो है, चिल्का। चिल्का जो है ये पता क्यों जानी जाती है? ये खारे पानी के लिए जानी जाती है। खारे पानी की सबसे बड़ी नदी झील है ये भारत में, चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। तो यहाँ पे देखो इससे संबंधित भी जो हो सकेगा वो भी हम सब देखते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सही जवाब आपका केरल हो जाएगा। पहला, केरल जो है ये साक्षरता दर में सबसे आगे है ना, महिला हो या पुरुष हो दोनों में सबसे आगे है। लिंगानुपात में भी सबसे आगे है ना, लिंगानुपात में भी सबसे आगे आपका केरल है। और देखो जो कोविड का पहला मरीज मिला था वो भी केरल में ही मिला था। जो कोरोना का पहला मरीज मिला था कहाँ मिला था? केरल में मिला था। तो ये भी ध्यान में रखना। देखो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये भी याद रखना। दुधवा नेशनल पार्क आपका, ताजमहल आपका, ये सब कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग यहाँ पे पूछे गए हैं लाल, हरा, नीला, या ये सभी, या इनमें से कोई एक। तो ये आज आपके लिए एक HW है। और इसका तो जवाब मुझे लग रहा है कि मुझे अगर 100 बंदे भी देख रहे हैं तो 100 के 100 बंदे इसका जवाब करेंगे, है ना। कोई भी गलत जवाब नहीं करना है दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे? ये भी कई बार हम लोग कर चुके हैं कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के थे। किसके थे? बिंदुसार के। यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि बिंबिसार, एक बिंबिसार भी तो है ना। बिंबिसार कौन से उसे वंश का था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता कि कौन से वंश का था। और बिंदुसार तो आप समझ ही गए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का कौन था? सम्राट अशोक। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। चाणक्य ये कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्होंने ही नंद वंश का अंत करवाया था। ये भी ध्यान रखना। किनसे? चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि एक गुलाम को सम्राट तक का सफ़र एक शिक्षक ही तय करवा सकता है। इस चीज़ को याद रखना। एक शिक्षक ऐसा होता है जो किसी भी साधारण से व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जिस दिशा में मार्गदर्शन करेगा, जिस दिशा में उसे लेके जाएगा, वो उसी दिशा में पहुंच जाएगा। क्योंकि जो एक बच्चा या छात्र होता है ना, वो कच्चा घड़ा होता है। कच्चे घड़े को कुम्हार कुछ भी बदल सकता है, सुराही भी बना सकता है, घड़ा भी बना सकता है, उसका चिलम भी बना सकता है, उसका कुछ भी बना सकता है ना। तो बस वो क्या है? एक शिक्षक ही कर सकता है। देखो यहाँ पे दिया है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ लोग थोड़ा डाउट में होंगे कि इसमें क्या लगाएं सही जवाब, टार्टिक लगाएं या फिर साइट्रिक एसिड लगाएं। तो याद रखना साइट्रिक एसिड होता है। टाइट्रिक एसिड जो है ये अम्ल किस में होता है? ये अंगूर में होता है। किस में होता है? अंगूर में होता है। तो ये याद रखना। मैलिक अम्ल ये भी फलों में होता है और टाइट्रिक अम्ल ये भी अंगूर में होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। देखो यहाँ पे दिया गया है ट्विन सिटीज कौन से शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? देखो यहाँ पे मैं एक ही शहर पूछ रहा था, यहाँ पे प्रश्न में तो दो शहर पूछ लिए हैं। तो आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे तो बिल्कुल दिख रहा होगा, मैंने कहा ना 90% जवाब जहाँ पर आपको ए और बी दोनों दिख रहे हों वही होता है। तो यहाँ पे तुरंत हैदराबाद और सिकंदराबाद आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो याद रखना वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो कि ऑप्शन
बी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दे रखा है वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक बहुत चलाते हो आप लोग, फेसबुक पे आप लोग स्टेटस भी लगाते हो, जो कि मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को इनमें जो फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, और मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो फेसबुक के संस्थापक हैं वो पता है कौन है? वो आपके हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और यहाँ पे देखो जैन कूम और ब्रायन एक्टन, ये किसके संस्थापक हैं बताओ? आप लोग रोज़ यूज़ करते हो वो चीज़, और आपको शायद ध्यान नहीं आ रहा होगा कि आप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं भैया। कौन? व्हाट्सएप चलाते हो ना, तो ये व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। और ये लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो हैं, ये किसके संस्थापक हैं बताओ? किसके हैं? ये भैया गूगल के संस्थापक हैं। किसके? गूगल के। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे दिया है सहनामा किसकी कृति है? सहनामा जो है ये किसकी कृति है? तो आप क्या बताओगे? याद रखना फिरदौसी की कृति है। किसकी? फिरदौसी की। देखो ये इंपॉर्टेंट है यार प्रश्न, फिरदौसी की है। अबुल फजल जो है ये याद रखना, इसने अकबरनामा लिखा था। क्या? अकबरनामा जो है ये हो जाएगा आपका अबुल फजल। गुलबदन बेगम का याद रखना, इसने हुमायूं नामा लिखा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना मुझे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? दो प्रश्न बनते हैं ना यहाँ से। तो एक तो याद रखना जो पूछा गया है उसका ट्रगवेली हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो एंटोनियो गुटरेस जो है ये वर्तमान में है, ठीक है ना, ये वर्तमान में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डॉक्टर एस जयशंकर जी कौन है? ये हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं। कौन है? वर्तमान विदेश मंत्री हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार। और मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि मैं आपको डीप में ले जाके, मतलब कि गहराई में ले जाके चीज़ें बताता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, और पता लगे कि ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, और आप कहेंगे कि भैया ये चीज़ तो आपने हमें बताई नहीं। देखो ये कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, जो लिखने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है भैया, है ना। तो पूरब हमारा ये रहा, पश्चिम हमारा ये रहा, उत्तर ये रहा, और दक्षिण ये रहा। तो पूरब से जब सूर्य निकलता है भाई, जहाँ से निकलेगा पहले वहीं पे उजाला होगा, है ना। तो सबसे पहला राज्य भी हमारा अरुणाचल प्रदेश है भैया। सबसे पहला राज्य पूर्वी हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे सूर्य कहाँ निकलेगा सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में। अब पश्चिम की बात करें, पश्चिम में हमारा गुजरात पड़ता है। यहाँ पे ये समुद्र वगैरह है, ये पाकिस्तान है ना। तो यहाँ पे ये गुजरात है। अब उत्तर की बात करें तो यहाँ पे लद्दाख पड़ता है सबसे लास्ट। और यहाँ पे अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है ना। ये देखो नोट कर लेना, ये राज्य भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे पूर्वी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य। तो आप तुरंत बता देंगे कि अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लद्दाख और तमिलनाडु, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम वर्षा जो है वो लद्दाख में ही होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और औसतन वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है? मासेराम में होती है। और मासेराम कहाँ पड़ता है बताओ? तो याद रखना मेघालय में पड़ता है दोस्त। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ये चीज़ें लिख के नहीं बताई जा सकती। ये चीज़ें जब आपको पता होंगी ना तो आप एकदम से जवाब कर ले जाएंगे। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना रतौंधी के लिए मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि विटामिन ए जो है ये होता है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सब आपको एकदम से पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक आपका सही जवाब हो जाएगा। हंटर समिति और तहकीकात समिति, 2 समितियां बनी थी। कब बनी थी बताओ?
1919 में बनी थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसकी जांच के लिए। हंटर समिति किसकी थी? ये हंटर समिति ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तहकीकात समिति जो थी ये भारतीयों द्वारा बनाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न के, कि आप सभी यार एक बार जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा इस क्लास की लिंक को यार शेयर कर देना। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, आप सबके नंबर मेरे पास है, आपने मुझे मैसेज किए हैं, आप सबके नंबर है मेरे पास, मैं देखता हूं कि कौन आज स्टेटस लगाता है, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया गया है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? वो हमारे हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी। कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। याद रहेगा ना, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे ना। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। भाई कौन था? कैनिंग था ना दोस्त। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कैनिंग, जो भारत का स्वतंत्र भारत का पहला लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि यहाँ पे नेताजी पूछा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? या भाई त्यौहार भी पढ़ लेना, और लोक नृत्य भी पढ़ लेना, और विटामिन भी पढ़ लेना, नदी नाले भी पढ़ लेना, ठीक है। ये कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे ओणम पूछा गया है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो भैया केरल का है। और देखो बिहार में कौन सा मनाया जाता है? छठ पूजा। छठ पूजा होती है ना, छठ पूजा। और बिहू लोक नृत्य है, और नहीं, बिहू तो असम का है, माफ़ी चाहते हैं, बिहू किसका है? असम का। इसका बिहार का विदेशिया है, विदेशिया, ठीक है ना। और छठ पूजा आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखो महाराष्ट्र में रंगोली मनाई जाती है। क्या? रंगोली मनाई जाती है ना भाई। रंगोली कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में मनाई जाती है। और प्रश्न का जो हमारा सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो भैया आज क्या है ऐसा कि हम लोग इतने अच्छे स्कोर के साथ चल रहे हैं? देखो भाई मेरा तो 37 स्कोर होने वाला है, यहाँ पे 37 हो जाएगा पूरा। आपका क्या हुआ आप ज़रूर बताना। देखो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो किसने करी थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो हो जाएंगे हेनरी बैक्वेरेल। कौन हो जाएंगे? हेनरी बैक्वेरेल हो जाएंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। और हॉपकिंस, याद रखना इन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। किसकी? विटामिन ए की खोज की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। शायद 1912 में की थी इन्होंने विटामिन ए की खोज, है ना। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न। किया गया है किस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था? किस धातु का जो प्रयोग है वो मानव ने सर्वप्रथम किया था? तो भैया वो तांबा था। क्या था? तांबा था। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो भैया याद रखना, वो आपका यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा द हैग में। कहाँ है? द हैग में है। ये द हैग पड़ता कहाँ है भैया? तो बताओ। ये पड़ता है भैया नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो भी याद रखना 1945 में हुई थी भैया। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस भैया 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है भैया। क्या मनाया जाता है? श्रम दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको यार एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? सही जवाब हमारा जो है दोस्त वो गुरु रामदास जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे गुरु रामदास जी हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में ही सभी 10 के 10 गुरुओं का क्रम बताया था कि कौन से गुरु किस नंबर पे आते हैं। अब अगर मैं गुरु रामदास जी की बात करें तो ये कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये थे चौथे नंबर के गुरु। कौन थे? चौथे नंबर के गुरु थे। तो याद रहेगा ना दोस्त। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ।
मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो, कहते हैं ना जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था, मतलब उनकी हुकूमत वहाँ से वहाँ तक थी कि अगर यहाँ रात होती तो यहाँ दिन हुआ करता था दोस्त, यहाँ तक इनकी हुकूमत थी, इनके कभी सूरज नहीं डूबता था। आज इनके कपड़े ना भारत के बैंड बाजे वाले पहनते हैं, है ना। तो मारो फिरंगी को किसने बोला था? ये मंगल पांडे जी। किसने बोला था? मंगल पांडे जी, जो 1857 में की क्रांति के पहले व्यक्ति थे। इन्होंने ही विद्रोह किया था। कहाँ? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, मेरठ के शायद क्या कौन सी छावनी थी? बैरकपुर छावनी थी ना, तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये क्रांति। और याद रखना इसकी अलग अलग जगह से लोगों ने नेतृत्व किया था, जैसे झांसी से झांसी वाली रानी ने किया था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, है ना, और दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, जिन्हें पकड़ के रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था, है ना। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार, बर्मा में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रख के और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते हुए चलना है। और यहाँ पे देखो हमारे लेजेंड, हमारे गुरु, हमारे भगत सिंह जी की बात अगर आए तो इन्होंने क्या कहा था, इनकी एक लाइन याद रखना। देखो मुझे नहीं पता कि पेपर में पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश के जिन शहीदों ने हमारे स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे दिए, तो उनकी कहे हुए वचन हमें पता होने चाहिए कि मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। याद रखना किसने कहा था? हमारे भगत सिंह जी ने कहा था। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, करो या मरो का नारा दिया था कि बस अब ये अंत है, 42 के बाद या तो हम मरेंगे या फिर हम आज़ाद होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, भारत का जो नेपोलियन है ना, वो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य से तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसने नंद वंश की समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। मैगस्थनी जिनके दरबार में, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैगस्थनीज से याद रखना, इसकी एक रचना है इंडिका। क्या है? इंडिका। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखो मेरे जो नोट्स थे, जो मैं काफ़ी पहले से नोट्स बना रहा था, उसमें तो भारत लिखा हुआ था, लेकिन जब आज मैंने इस क्वेश्चन को गूगल किया तो मैंने पाया कि भारत अभी तक था, लेकिन अब इस प्रश्न का जवाब चीन हो जाएगा। ठीक है ना। अब अभी तक तो भारत था, लेकिन अब इस प्रश्न का जो जवाब है वो चीन है। तो मैंने फिर इसको सोचा कि ये आपको जरूर बताना चाहिए, तो ये आप ध्यान में रखना, और चीन सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखो ये मैंने आपको बोला था ना कि रासायनिक नाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। कैल्सीफेरोल बताओ किसका रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल तो भैया डी का नाम है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है। और रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का नाम है ना। और विटामिन डी जो है कहते हैं कि हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो विटामिन डी है ना, ये हम जो खाना खाते हैं हमें उसी से मिलता है। लेकिन क्या है ना, इसके जो सेल होते हैं वो बॉडी में एक्टिवेट तभी होते हैं जब हमें सूर्य की किरण मिलती है। जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में हम पहुंच जाते हैं तो जो इस विटामिन डी के सेल्स होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो रासायनिक नाम है ना वो भी अपने कंफर्म करके जाना है पेपर के अंदर, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आप। और यहाँ पे दिया है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो विटामिन B12 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में जो पहली जनगणना है वो किस वर्ष की गई थी, किसके शासनकाल में की गई थी, है ना। ये और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो ये जनगणना से क्वेश्चन आएंगे। जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पे होती है ना। तो याद रखना जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। और इस टाइम कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड मेयो था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और यहाँ पे देखो मेयो के ऊपर मैंने ओ नहीं चढ़ाया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और देखो जो संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में हुई थी। जो संपूर्ण जनगणना है वो 1881 में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना। और 1951 में ना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो
1951 में हुई थी, और लास्ट जो जनगणना है वो 2011 में हुई है, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल पे होती है तो मतलब 21 में होना चाहिए, लेकिन कोविड थी तो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। और देखो यहाँ पे दिया है भाखंडा नागल बांध किस नदी पर है। भाखंडा नागल बांध जो है ये आपका कौन सी नदी पर है। देखो राज्य पूछता तो एक बार बता भी सकते थे भैया, लेकिन नदी पूछ लिया गया है तो याद रखना सतलज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। राज्य तो तुरंत बता दोगे पंजाब। पंजाब क्यों बोला जाता है, सोचा कभी। ये पांच नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं, है ना, ऐसे ध्यान रखना। 5 नदियों की जो भूमि, मतलब 5 नदियां हैं यहाँ पे, तो 5 नदियों की जो भूमि है उसे पंजाब कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे देखो हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। अब यहाँ पे आप क्या बताओगे। यहाँ पे आपके दिमाग अगर काम कर रहा होगा तो आप तुरंत बताएंगे भैया कि हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला है ना। अब ये हड़प्पा कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है ये कहाँ पर पड़ता है बताओ। ये आपके राजस्थान में है ना। और कालीबंगा से मैंने कल आपको बताया भी था, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, और क्या क्या मिला था मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए यार। और देखो लोथल जो है, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है क्या, बताना कमेंट बॉक्स में। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, इसका फटाफट जवाब करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जवाब कर दिया होगा भैया, दिल्ली में है। कहाँ, दिल्ली, ऑप्शन बी जो है सही जवाब आपने कर दिया होगा। और भोपाल में भारत भवन है। भारत भवन जो है ये आपका भारत भवन जो आपका है वो भोपाल में स्थित है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे जो भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।